हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। ओके, आई नो बहुत दिन हो गए मैंने कंसेप्ट रिलेटेड लेक्चर डालकर। ठीक है, हम लोगों ने जनरल डिस्कशंस किए थे, मैंने कुछ ट्रिक्स टिप्स बताए थे, बट इसके रिलेटेड लेक्चर्स नहीं हो पा रहे थे। देयर वाज सम प्रॉब्लम ऑन आवर ऑफलाइन सेंटर। वहाँ प्रॉब्लम नहीं था, बट काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी साथ में, और घर में थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी भी आ गया था। एक डेथ हो गई हमारे घर में, ज़्यादा नज़दीकी नहीं बट डेथ हुई, तो उसमें भी थोड़ा एंगेज हो गए। आई एम सो सॉरी नहीं आ पाया रेगुलर। आई नो आप नाराज़ रह गए, और आपको पूरा हक है नाराज़ होने का, बट आई एम सॉरी। आई विल मेक श्योर कि आगे ना हो। अब क्या करें ना, ऑफलाइन सेंटर भी हमारी फैमिली है और हमारी फैमिली भी हमारी फैमिली है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है उनको भी। देना चाहिए, रादर पड़ता नहीं है, देना चाहिए। आपने भी देना चाहिए, हम भी दे रहे हैं अपने फैमिली को, राइट? ऑल राइट, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रिकैप ले लेते हैं। पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने गैमेटोजेनेसिस बेसिकली डिस्कस किया था, जिसमें हमने डेफिनेशन देखा था। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है वो देखा था, और oogenesis मतलब ये एक प्रोडक्शन भी देखा था हम लोगों ने। साथ ही वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स। ओके, स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था, और ओवा या ओवम या सेकेंडरी oocyte जिसको बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आज के लेक्चर में, जैसे मैंने आपको बताया, विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ फर्टिलाइजेशन और ऑल्सो नोन एज सिनगैमी। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक आइडिया तो हम लोगों को ऑलरेडी होता है फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? एकदम बेसिक आइडिया होता है कि एक है मेल गैमेट और एक है फीमेल गैमेट। अब ये जो बीच में मैंने एक्स बनाया, आई होप आप लोगों को पता है कि ये एक्स मतलब क्रॉस, रॉन्ग नहीं है, ये क्रॉस है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और बनाते हैं जाइगोट, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, आल्सो नोन एज सिनगैमी। ये तो सर ने फर्स्ट लेक्चर में, मतलब फर्स्ट वाले चैप्टर के लेक्चर्स में भी लिया ही होगा ये पॉइंट। ठीक है, तो यही है जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी, राइट, या फर्टिलाइजेशन। बट हम ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा इससे बढ़कर है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अभी कौन से इवेंट्स होते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, व्हाट विल हैपन, थिंक अबाउट इट। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट होता है एग। तो स्पर्म का मूवमेंट कहाँ से, जहाँ रिलीज होगा सीमेन, मतलब ये वजाइना में, वहाँ से स्पर्म का मूवमेंट धीरे धीरे सर्विक्स में, फिर यूट्रस में, फिर ओविडक्स में, और फिर एग के ऊपर। ये मूवमेंट के बाद जब स्पर्म और एग सामने सामने आ जाते हैं, तो उस टाइम पे स्पर्म कुछ चेंजेस करता है एग के आउटर सरफेस में, ताकि वो अंदर एंटर कर पाए। ओके, अब स्पर्म पूरा का पूरा अंदर एंटर करता नहीं है, सिर्फ उसका न्यूक्लियस एंटर करता है अंदर, उसके साथ उसके सेंट्रियोल्स एंटर करते हैं अंदर। ठीक है, तो वो जब न्यूक्लियस अंदर एंटर करता है तो वो फीमेल वाले न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। तो यहाँ आप देखोगे कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। ओके, मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाय द वे आई रिमेंबर कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी oocyte या ओवा जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर वो जो क्रोमोसोम्स हैं, दोज आर एक्चुअली कॉल्ड एज जर्मिनल वेसिकल एंड दोज आर स्टक इन मेटाफेज 2। तो आपको बताया मैंने, सेंट्रियोल ये जो आ रहा है न्यूक्लियस के साथ, ये सेंट्रियोल उसका डिवीजन कंप्लीट करता है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट बेसिकली ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए तो मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस जब आपस में कंबाइन करते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग, इन अदर वर्ड्स जो एग है, एग, उस एग का जो न्यूक्लियस है वो जब स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है आफ्टर कंप्लीटिंग द डिवीजन ऑफ मियोटिक टू डिवीजन, मियोसिस टू डिवीजन, तो उनका जब फ्यूजन होता है तब जाके होता है फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। हाउएवर ये जो स्पर्म का मूवमेंट है, उसके बाद स्पर्म का एंट्री है इनसाइड द एग, उसके बाद जो फीमेल का जो जर्मिनल वेसिकल है उसका डिवीजन कंप्लीट होना, वो, और उसके बाद इन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन, ये चारों के चारों फर्टिलाइजेशन में आते हैं, चारों इवेंट्स आते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, हम डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको बेसिक आउटलाइन बता रहा हूँ। सो बेसिकली वही होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द वजाइना टू द एग
through the female reproductive system, further penetration of that sperm into the egg and completion of cell division or meiosis II of the nucleus of egg and finally fusion of male and female nuclei is called as fertilization. In case of humans, fertilization is internal. Okay? अंदर होता है ना, बॉडी के अंदर, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो ये हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी फर्टिलाइजेशन फिर है क्या. इफ आई रीड द स्टेटमेंट ओनली, सिर्फ मैं रीड ही कर लेता हूं अगर स्टेटमेंट को, तो क्या है, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर अ स्पर्म सेल फ्रॉम अ मेल fuses with an egg cell that is ovum from a female forming single cell zygote. ठीक है, इसमें मैंने एक नोट दिया हुआ, जरा ध्यान देना क्या लिखा हुआ है. दिस फ्यूजन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेसिफिकली इन द एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब याद है ना, फैलोपियन ट्यूब, वो ट्यूब में 3 पार्ट्स थे. स्टार्टिंग में इस्थमस है, फिर एम्प्यूला था और फिर इन्फेंटिबुलम जिसके टिप पे फिम्बरी थे, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. तो वो जो एम्प्यूला है ना, उसी में फर्टिलाइजेशन होता है. ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बता चुका हूँ मैं आपको, काफ़ी बार रिपीट किया मैंने सेम चीज़. ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, ये ह्यूमन फर्टिलाइजेशन का ये एक बस क्विक फोटोग्राफ है, जिसमें आप देखोगे ये स्पर्म है. देखो ये स्पर्म एंटर हुआ अंदर और उसने अपना हेड छोड़ दिया, हेड के अंदर से न्यूक्लियस आ गया और यहाँ फ्यूजन हुआ. तो ये एग है और ये स्पर्म्स है. तो क्या होता है ना, एक इजैकुलेशन में, एक रिलीज में अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं. इतने सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं. अब ये इतने सारे स्पर्म जो रिलीज होते हैं, उसमें से एक ही स्पर्म जाके फर्टिलाइज करने वाला है, और इन केस ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस अगर हैं तो 2 स्पर्म्स फ्यूज करेंगे 2 अलग एग के साथ. ठीक है, मोनोजाइगोटिक में एक ही स्पर्म फ्यूज करते हैं और फिर वो आगे 2 सेल्स बना के 2 अलग डेवलपमेंटल फेजेस में जाते हैं. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हो कि अलग अलग स्टेजेस भी लिखे हैं. फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन्स, क्रॉसिंग ऑफ ज़ोना पेलिस्टा, एक्रोसोम रिएक्शन, ज़ोना पेलिस्टा, ये सारी चीज़ें लिखी है. तो क्या है, हम एक एक करके देखने वाले हैं. ये अभी तो बस आउटलाइन इतना ही देख लो इसमें कि ये जो स्पर्म है ये अंदर एंटर कर रहा है, किसमें, इनसाइड इन द एग. ओनली नॉट ओनली स्पर्म बट सिर्फ न्यूक्लियस एंटर करेगा अंदर, उसी के बारे में इधर बस उतना ही ध्यान में रखो कि मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे और समझ में आएगा आपको. तो ये कुछ इवेंट्स है फर्टिलाइजेशन में. ये जो फोटोग्राफ है ये आपके बुक से ही आता है, आपका जो HEC का जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसी से आते हैं इवेंट्स. यहाँ पर देखो कि ढेर सारे स्पर्म सराउंड कर रहे हैं किसको, एग को. उसमें से एक स्पर्म अंदर एंटर कर लेता है. एंटर करने के बाद वो स्पर्म के साथ साथ सेंट्रियोल्स आते हैं. तो ये जो 2 पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं, तो ये 2 सेंट्रियोल्स भी आ रहे हैं. ये स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा बड़ा हो गया साइज में. ओके, रेडी हो गया फर्टिलाइजेशन के लिए. तो रेडी होना, अभी देखो स्पर्म का न्यूक्लियस कितना छोटा था, यहाँ पर देखो दिख भी नहीं है, और यहाँ पर इतना बड़ा कैसे हो गया, बिकॉज इट बिकम्स रेडी. और जब रेडी होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोन्यूक्लियस, प्रोन्यूक्लियर बोलते हैं उसको, या प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं. और ये जो सेंट्रियोल्स आए थे, सेंट्रियोल ने इसका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट किया. देखो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर दिया. वो डिवीजन कंप्लीट करने के बाद फीमेल का भी प्रोन्यूक्लियर बन गया, और ये दोनों न्यूक्लियर अब फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे. ये जो सेल बनेगा, ये तो सेल तो एग का ही है, जो साइटोप्लाज्म है वो एग का ही है, ओप्लाज्म है. बट ये दोनों न्यूक्लियर फ्यूज करके एक अकेला न्यूक्लियस बनाएंगे जो जाइगोट का न्यूक्लियस होगा. वही देखो इवेंट यहाँ लिखे हुए हैं. क्या लिखा है, आफ्टर द स्पर्म पेनिट्रेट्स द सेकेंडरी oocyte, द oocyte completes its meiosis II forming ovum and secondary polar body. ये कंप्लीट क्यों करता है, कंप्लीट करता है बिकॉज इसके अंदर एंटर हो जाते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियल, जो कहाँ से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द स्पर्म. स्पर्म में 2 सेंट्रियल से याद रहेगा आपको, डिस्टल सेंट्रियल एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियल. डिस्टल तो वो टेल बनाने के काम में आ गया, और प्रॉक्सिमल ने क्या किया, ये डिवीजन में हेल्प किया. और साथ ही ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियल ही वो होगा जो आगे इसमें से एम्ब्रियो बनाएगा. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियर स्वेल फॉर्मिंग प्रोन्यूक्लियर. मैंने वो भी बताया आपको, स्वेल करते दोनों, इसलिए वो प्रोन्यूक्लियर बन जाता है. थर्ड, प्रोन्यूक्लियर अप्रोच ईच अदर एंड माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स बिटवीन देम. तो ये दोनों देख रहे हो, ये एक मेल का प्रोन्यूक्लियर, ये फीमेल का प्रोन्यूक्लियर. ये दोनों के बीच में ना यहाँ पर देखो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म हो रहा है. देखो माइटोटिक स्पिंडल, ये दोनों उसको फ्यूज करने की तैयारी कर रहे हैं. फाइनली क्रोमोसोम्स ऑफ बोथ द प्रोन्यूक्लियर इंटरमिक्स, फर्टिलाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप दिमाग में रख सकते हो, नहीं तो भी आगे मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड. तो अभी
सो फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी हमारे हिसाब से होता है मेल और फीमेल का, अभी पहले तो था मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन, अब लेटेस्ट जो हमने सीखा उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लिया एंड फीमेल प्रोन्यूक्लिया, दोनों का मिक्सिंग हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बट एक्चुअल में कितने इवेंट्स होते हैं ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, बिफोर वी प्रोसीड मुझे और एक चीज़ बतानी है कि मेरे को काफ़ी टाइम से नोट्स का अप्रोच मतलब आ रहा है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि नोट्स बनाओ, तो नोट्स का तैयारी ऑलमोस्ट हो चुका है। आपको कुछ दिनों में मैं आपको हमारे ऐप का लिंक भी दे दूंगा और साथ में आप वो ऐप पे जाके नोट्स एक्सेस भी कर सकते हैं। अदर देन दैट आज मैंने कुछ और भी चीज़ की है। अगर आपने मेरा कुछ वीडियोस पहले देखा होगा, एक मैंने प्रिपेयर योरसेल्फ नाम की हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैंने आपको बताया था दैट हाउ कैन यू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, उसमें से पहला लेक्चर वही था। तो वही आज मैं उसका डेमो दिखाया हूँ आपको यहाँ पर ही। मैंने खुद नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक है आपका, पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ के मैंने कुछ ईजी वे में नोट्स बनाए ताकि हमारे लिए और आपके लिए इट बिकम्स ईजी फॉर अंडरस्टैंडिंग, और आपको एक डेमो भी मिल जाएगी नोट्स बनता कैसा है, ठीक है। तो ये स्लाइड से आगे, ये स्लाइड को पकड़ कर इसके आगे जितने भी स्लाइड्स हैं, एक लास्ट वाला स्लाइड छोड़ के सारे स्लाइड्स में मैंने नोट्स ही बनाए और नोट्स को ही प्रेजेंट किया है। एंड यू विल सी ये नोट्स वैसे का वैसे लिख दोगे और वैसे वैसे समझ के उसको सेंटेंसेस में लिख दोगे ना, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हम नोट्स में मेंशन करते हैं। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कैसे मेंशन करते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो जाके देखो, प्रिपेयर योरसेल्फ नाम की सीरीज़ है, उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो जो रखा हुआ है हाउ टू प्रिपेयर सेल्फ मेड नोट्स या हाउ टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, वो वाला वीडियो देखो ज़रूर। छोटा वीडियो 10-15 मिनट का ही है, वो देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने जितने भी इवेंट्स थे फर्टिलाइजेशन में होने वाले, वो सारे इवेंट्स को मैंने एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। चलो देखते हैं कौन से इवेंट्स है फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी में। तो फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों का मतलब सेम ही है। सिन मतलब एक्चुअली वर्ड का मैंने सिन का मतलब बताया नहीं था आपको, सिनगैमी का। तो सिन का मतलब साथ में आना, गैमी मतलब फ्यूजन, मैरिज, ठीक है। तो सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। चलो, सो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला इवेंट क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोइटस, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, कॉपुलेटरी सेक्स ऑर्गन्स कम टुगेदर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स टेक्स प्लेस। वो इंटरकोर्स का प्रोसेस होने के बाद मेल रिलीजेस semen in female reproductive system. That process is called as ejaculation of semen. तो semen ejaculate हो गया female reproductive system में। अब क्या होगा, अब ये जो semen है ये coagulate हो जाता है। coagulate मतलब गोला बन जाता है, उसका क्लॉट बन जाता है। कहाँ पर, वजाइना में, जहाँ रिलीज हुआ वहीं पर। इससे क्या होता है, स्पर्म्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और साथ में स्पर्म्स प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फाइब्रिन। याद है सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड में, सेमिनल फ्लूइड में था ना फाइब्रिन की वजह से हुआ। तो कोएगुलेशन ऑफ सीमेन टुक प्लेस। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद अब ये सीमेन का लिक्विफैक्शन होता है। लिक्विफैक्शन मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो, लिक्विड फॉर्म में, ताकि उसमें सभी स्पर्म्स रिलीज हो पाए। सो लिक्विफैक्शन ऑफ सीमेन। उसके बाद रिलीज ऑफ स्पर्म्स तो होते ही हैं उसमें से, बट एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, कोएगुलम में ही होता है। कोएगुलम मतलब वो क्लॉट जो बना हुआ, वो इसको ही कोएगुलम बोलते हैं। सो एक्टिवेशन एंड रिलीज ऑफ स्पर्म्स। उसके बाद क्या होता है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। ये एक नया कंसेप्ट है, कैपेसिटेशन। स्पर्म्स का कैपेसिटेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ नहीं कर सकते, स्पर्म्स एग के साथ फ्यूज़ नहीं कर सकते। तो कैपेसिटेशन क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में तो देखने ही वाले हैं, डोंट वरी। तो कैपेसिटेशन होता है स्पर्म्स का। इन शॉर्ट अभी दिमाग में रखो कि एक्टिव हो जाते हैं स्पर्म्स, या स्पर्म्स को एक्स्ट्रा एक्टिव किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो प्रेजेंट होते हैं सेमिनल फ्लूइड में और साथ में यूट्रस में भी दिखाई देते हैं, वजाइना में भी दिखाई देते हैं। वो क्या करते हैं, दे एक्टिवेट द स्पर्म्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो वेस्टिबुलर सिक्रीशंस होते हैं, वेस्टिबुलर कहाँ पर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, नहीं क्या, वो स्लिट होता है लंबा सा, जिसके अंदर से वजाइना और यूरेथ्रा स्टार्ट होता है वो। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्टार्ट पे ही, वजाइना के इधर साइड्स पे ही देयर इज बार्थोलिन ग्लैंड्स, और ऊपर स्किन ग्लैंड्स होता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो होते हैं, ओके, दे आल्सो नोन एज वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, दे सिक्रीट सम फ्लूइड्स, उसको वेस्टिबुलर सिक्रीशंस भी बोलते हैं। और वो बार्थोलिन ग्लैंड का सिक्रीशन तो है ही है, उसके साथ वेस्टिबुल भी कुछ सिक्रीशंस करता है। वो क्या करता है, दो सिक्रीशंस एनहांस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स का मूवमेंट ज़्यादा करवाता है, एनहांस करवाता है,
इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। देन स्पर्म्स रीच एम्पुला एंड एग, ठीक है। तो स्पर्म्स फ्लो करते करते पहले कहाँ पहुँच गए, एम्पुला में पहुँच गए, और एम्पुला के बाद उस एम्पुला में जो एग है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अभी ये देखो फर्टिलाइजेशन होने वाला है इसमें, इसलिए मैं डायरेक्ट एग की बात कर रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात नहीं चल रही यहाँ पर कि एग होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट, वी आर टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट फर्टिलाइजेशन। इसीलिए डायरेक्टली आई से दैट स्पर्म्स रीच द एम्पुला, और फाइनली वो एग के पास भी पहुँच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर याद होगा आपको, स्पर्म का जो टिप होता है उस पर होता है एक लाइसोसोम, जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। तो वो एक्रोसोम बर्स्ट हो जाता है, एक्रोसोमल बर्स्ट लिखा है, वो एक्रोसोम बर्स्ट होना चाहिए, एक्रोसोम बर्स्ट। एक बार बर्स्ट हो गया एक्रोसोम, तो एक्रोसोम से फ्लूइड रिलीज होगा, जोनालाइसिन नाम का लिक्विड रिलीज होगा, हाइलुरोनिडेज रिलीज होगा, हमने डिस्कस किया था, ये पॉइंट्स बताया था मैंने, तो वो रिलीज होंगे। उसके बाद क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन विल टेक प्लेस, मतलब यही ये जो केमिकल्स रिलीज होंगे, इन केमिकल्स के रिलीज के बाद उनका आगे रिएक्शन होगा, ठीक है, वो होगा। सो एक्रोसोमल रिएक्शन टेक्स प्लेस। उसके बाद क्या, स्पर्म हेड, स्पर्म्स हेड एंटर्स द ओवा, तो स्पर्म का सिर्फ ये टेल पार्ट, नेक पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल पीस जो है वो सब निकल जाता है, और सिर्फ स्पर्म का हेड जो है वो एग के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो ओवा के अंदर एंटर किया, फिर स्पर्म टचेस द कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हेड अंदर एंटर करता है तो एग के अंदर एक कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, उस कोनिकल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये जो हेड है या स्पर्म का हेड है वो उस कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन को टच करता है, जैसे वो टच करता है तो देयर इज जनरेशन ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। ओके, तो ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ना जो कुछ चेंजेस कर देता है मेल और फीमेल गैमेट में, उनके मेम्ब्रेन्स को या न्यूक्लिया को फ्यूज करने के लिए आसानी कर देता है, तो वही है वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। हम देखेंगे क्या एग्जैक्टली है वो। ओके, उसके बाद क्या होगा, दोनों गैमेट्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगा, जिससे उन दोनों का फ्यूजन और आसान हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स जो है एग में से, सॉरी स्पर्म में से एंटर करेंगे इन द एग, ठीक है। सी, न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स एंटर इन द ooप्लाज्म, ooप्लाज्म मतलब क्या, साइटोप्लाज्म ऑफ एग। फाइनली वो सेंट्रियोल्स अंदर एंटर हो गए तो मियोसिस 2 ऑफ द एग दैट इज ओवा इज कंप्लीटेड आफ्टर रिलीजिंग द पोलर बॉडी 2। तो जब ये डिवीजन कंप्लीट होता है मियोसिस 2, तो 2 सेल्स बनेंगे, तो अनइक्वल डिवीजन होता है, फिर से एक बड़ा सेल बनता है जिसको हम लोग एग बोलते हैं, एक छोटा सेल बनता है जिसको हम लोग पोलर बॉडी बोलते हैं। तो ये सेकंड पोलर बॉडी हुआ ना, पहले डिवीजन में एक पोलर बॉडी बन गया जिसने एग के एक साइड पे अटैच हो गया, जो बनाता है एनिमल पोल, है ना। तो एनिमल पोल इंडिकेट होता है ना वहाँ पर जहाँ पर पोलर बॉडी होता है, और उसका अपोजिट पोल होता है वेजिटल पोल। तो स्पर्म जो एनिमल पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है हमेशा, वो इसीलिए ही होता है। तो इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस फ्रॉम द एग एंड स्पर्म बोथ ऑफ देम फ्यूज, दोनों के दोनों न्यूक्लिया आपस में फ्यूज कर लेंगे। फाइनली सिनगैमी और कैरियोगैमी अकर्स, मतलब मेल फीमेल के जो न्यूक्लिया होते हैं वो आपस में कंबाइन कर लेते हैं, जैसे कंबाइन कर लेंगे, फ्यूज कर लेंगे, फाइनली द जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। ओके, डू यू अंडरस्टैंड, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं यहाँ से, ये जो डॉटेड लाइन बनाया मैंने ऑन पर्पस बनाया ताकि यहाँ पर, तो ये नोट्स ही बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स आपके दिमाग में ऐसे ही फिट हो जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलो, तो ये कुछ इवेंट्स हैं, ये सारे इवेंट्स हैं, कुछ नहीं, सारे इवेंट्स हैं जो होते हैं इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। सो बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है या फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी का प्रोसेस जो है ह्यूमंस में, उसमें मेजर 4 स्टेप्स होते हैं। जो हमने देखा वो सारे इवेंट्स थे, बट वो इवेंट 4 बड़े स्टेप्स में आते हैं। कौन से 4 बड़े स्टेप्स? सबसे पहला मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। थर्ड, एक्टिवेशन ऑफ ओवा और कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 in ova, that is ovum or secondary oocyte, and last fusion of pronuclei of sperms and egg, that is male and female pronuclei का fusion। तो ये 4 इवेंट्स में पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बस ना कुछ इवेंट्स दिखाए हुए हैं, ये इतना ही पोर्शन इधर जूम किया हुआ है। तो ये ओवरी है, इसमें एग बन गया, ये एग इधर एम्प्यूला में आ गया, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में, यहाँ से स्पर्म आएगा, स्पर्म इसको फ्यूज़ करेगा और उसके बाद इसके डिवीजन होते होते देखो ना दिखाया इधर, स्पर्म
फर्टिलाइजेस, उसके बाद यहाँ पर आया, डिवीजन हुआ, डिवीजन होते होते वो यूट्रस पहुँच जाता है और यहाँ पर वो चिपक जाता है। अगर एम्ब्रियो बनाया तो इट स्टिक्स, एंड दैट प्रोसेस ऑफ स्टिकिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ यूट्रस, ओके, और एम्बेडिंग दिस स्ट्रक्चर इन द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये चारों स्टेप्स एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग। आई नो बहुत कुछ लिखा हुआ है मैंने, बट ट्रस्ट मी ये नोट्स है, ये आपके लिए बहुत इजी पड़ जाएंगे। वो टेक्स्ट बुक का इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है ये आप नोट्स बना लो, देख लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा काम। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे क्या है, फिर मैं थोड़ा सा हट जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है पॉइंट, मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स टुवर्ड्स एग, स्पर्म्स का मूवमेंट टुवर्ड्स द एग। उसमें सबसे पहला पॉइंट, 50% ऑफ स्पर्म्स आर डीमोटिलाइज्ड और ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड आफ्टर इजैकुलेशन। क्या होता है ना, जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं तो रिलीज होने के बाद 50% मतलब नियरली 200 मिलियन स्पर्म्स, 150 to 200 मिलियन स्पर्म्स जो है कोई डीमोटिलाइज हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, कोई डैमेज हो जाते हैं, कोई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, कोई ब्रेक हो जाते हैं, तो उनका आगे सिग्निफिकेंस ही नहीं, वो जा ही नहीं पाएंगे आगे, मूव ही नहीं हो पाएंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है, और इस स्टेप के बाद क्या होगा, बाकी के जो स्पर्म्स है दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन। आपको याद होगा मैंने कैपेसिटेशन बोला, हम डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटेशन मतलब बेसिक मतलब क्या है, मेकिंग द स्पर्म्स कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग। उनको तैयार करना पड़ता है, कैपेबल बनाना पड़ता है कि वो एग को फर्टिलाइज करे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं मेनली। सबसे पहला होता है थिनिंग ऑफ एक्रोजोम। एक्रोजोम का जो मेम्ब्रेन है उसको थिन करना पड़ता है ताकि वो इजीली फट जाए, जैसे ही वो एग के पास पहुँचे, जैसे ही वो एग के पास रीच करे वो फट जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, इसी के साथ कैपेसिटेशन में पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, कैल्शियम एंटर्स द स्पर्म। कैल्शियम आयन जो स्पर्म के अंदर एंटर करते हैं, क्यों एंटर करते हैं, फॉर रैपिड मूवमेंट ऑफ द फ्लैजेला। जो स्पर्म का टेल है उसका रैपिड मूवमेंट, व्हिप्लैश मूवमेंट जो हम बोलते हैं, वो करवाने के लिए ही वो एंटर करता है अंदर। तो ये दो मेजर पॉइंट्स हैं जो होते हैं इन कैपेसिटेशन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। क्या हुआ नेक्स्ट, तो इसके वजह से क्या हुआ, ये कैपेसिटेशन की वजह से स्पर्म जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं। ओके, एंड देयरफॉर देयर मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम वजाइना टू यूट्रस टू ओविडक्स। ये मूवमेंट इसका बहुत ही आसान, इजी, स्मूथ हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो जो सीमेन में प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, वो स्पर्म्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्टिवेट द स्पर्म्स। ओके, इन व्हाट, इन एफआरएस। व्हाट इज एफआरएस? एफआरएस स्टैंड्स फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मैंने लिखा है इधर शॉर्टकट में। ओके, एंड देयरफॉर दे डायरेक्ट द स्पर्म्स टुवर्ड्स एग। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है एग के तरफ स्पर्म्स को लेके जाता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि यूट्रस का वॉल जो है सर्टेन वे में कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि स्पर्म्स प्रॉपरली एग के तरफ पहुंच पाए। तो उसके लिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूट्रस के वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज थर्ड। उसके बाद क्या हो रहा है, जो वेस्टिबुलर सिक्रीशंस हैं वो क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को एनेबल करता है, एक्टिव करता है। पहले भी मैंने वेस्टिबुलर सिक्रीशंस के बारे में लिखा है पहले वाले इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, सो इट एनेबल्स, वेस्टिबुलर सिक्रीशंस एनेबल्स द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म का मोटिलिटी होने लगता है। ठीक है, सो फाइनली इतना सब एक्टिव करने के बाद स्पर्म का जो स्पीड हो जाता है दैट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 3 मिलीमीटर्स पर मिनट। 1.5 से लेकर 3 मिलीमीटर्स पर मिनट का इसका स्पीड हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। काफ़ी ज़्यादा स्पीड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो बिकॉज ऑफ दिस स्पीड क्या हो जाता है ना, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स में ये स्पर्म जो है एम्प्यूला में पहुंच जाता है। 5 मिनट्स में, सी स्पर्म्स रीच एम्प्यूला इन अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स। क्यों? बिकॉज ये कैपेसिटेशन का इतना प्रोसेस हुआ, स्पर्म्स को एक्टिव कर दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन स्पर्म को गाइड कर रहे हैं, वेस्टिबुलर सिक्रीशंस ने क्या किया, स्पर्म को मोटाइल बना दिया, एक्सेसिव मोटिलिटी दे दिया, एनेबल कर दिया उसका। ठीक है, और स्पर्म जो है वो एम्प्यूला की तरफ जाने के लिए कौन से एक्टिविटीज़ का हेल्प लेते हैं, एक तो स्विमिंग जो ये विप्लैश, रैपिड विप्लैश मूवमेंट करवा के, और दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस एंड ओविडक्स। अगर आपको याद हो
तो मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन्स का वही फंक्शन आपको बताया। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर इज प्रेजेंस ऑफ लव हार्मोन नेम्ड ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन क्यों होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ रिमेंबर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है जो ये प्रोसेस को एनेबल करता है, जो अलाउ करता है स्पर्म को मूव करने के लिए टूवर्ड्स द एग विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज इन द यूट्रस एज वेल एज इन द ओविडक्ट्स। ठीक है, फाइनली जो स्पर्म्स का वायबिलिटी होता है, अभी ये तो पूरा प्रोसेस हो गया, मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स टुवर्ड्स एग, अभी एग तक पहुंच चुका है ये, बट ये जो स्पर्म्स होते हैं आफ्टर इजैक्यूलेशन दे आर एक्टिव फॉर नियरली 24 to 48 आवर्स, एंड जो एग होता है आफ्टर ओव्यूलेशन मतलब आफ्टर रिलीज ऑफ एग इज एक्टिव फॉर अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन एंड 24 to 48 आवर्स आफ्टर इजैक्यूलेशन स्पर्म्स आर एक्टिव। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, सो देन वी कम टू द सेकेंड स्टेप। अभी सेकेंड स्टेप क्या है? एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू एग। तो एग के अंदर स्पर्म की एंट्री कैसे होती है? अभी ढेर सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो स्पर्म वहाँ पर पहुँच चुका है, अभी स्पर्म ने क्या करना है? स्पर्म मूव कर रहा है एग के तरफ पहुँचा, तो पहले एग के तरफ आके वो साइड में रुक जाता है। सारे स्पर्म्स, हाँ बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, और ये कहाँ पर अटैक करेगा? एग पे एट द पॉइंट ऑफ पोलर बॉडी दैट इज एट द एनिमल पोल। ठीक है, तो ये एनिमल पोल की तरफ आएगा, वहाँ पर बैंग करेगा, उसके वजह से एक्रोसोम जो है वो टेयर हो जाएगा, उसमें से लाइसिन्स रिलीज होंगे, ऐसे एंजाइम्स रिलीज होंगे जो ब्रेक डाउन करते हैं कोरोना रेडिएटा को, जोना पेलिस्टिडा को ब्रेक डाउन करने वाले, और फिर वो ब्रेक करके फिर स्पर्म का हेड अंदर एंटर करेगा, फिर न्यूक्लियस और सेंट्रियल सेंटर एंटर करेंगे, और तब जाके जो है ये स्टेप एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग खत्म होगा। बट ये स्टेप मल्टीपल स्टेजेस में होता है, उन्हीं मल्टीपल स्टेजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देयरफॉर सबसे पहला पॉइंट क्या है? फ्यू हंड्रेड स्पर्म्स रीच द एम्पुला। ये ध्यान में रखो, एम्पुला रीच करने के लिए स्पर्म स्विम कर रहे हैं ना, तो ओनली फ्यू हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म कुड रीच देयर, सबसे पहली बात। उसके बाद क्या है? इन सब में से एक ही ऐसा स्पर्म होगा जो उस एग को फर्टिलाइज करेगा। रिमेंबर दिस ऑलवेज। ठीक है, सो बेसिकली पहले तो स्पर्म एनिमल पोल के पास आता है, एग के पास, और इट वेट्स देयर, इट लाइज डाउन देयर। लिखा है देखो, स्पर्म्स मूव एंड लाई बिसाइड्स द ओवा एट द एनिमल पोल। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? एक्रोसोम रिलीजेस लाइसेंस। क्यों? बिकॉज जैसे स्पर्म स्विम करके आएगा एग के तरफ, वो उधर बैंग करेगा तो वो जो ये है ना मेम्ब्रेन है, किसका मेम्ब्रेन? एक्रोसोम का, वो फट जाता है, उसमें से बहुत सारे फ्लूइड्स रिलीज होंगे, एक्रोसोम का फ्लूइड, एक्रोसोमल सिक्रीशंस रिलीज होगा, जिसमें होंगे लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? डिग्रेडिंग एंजाइम्स, डीजेनरेटिंग एंजाइम्स। तो वो रिलीज होंगे, और उसमें रिलीज होंगे दो ऐसे केमिकल, सबसे पहला हायालुरोनिडेज एंड सेकेंड एक्रोसिन और जोनालाइसिन। अब ये दो केमिकल्स का क्या इंपॉर्टेंस है? याद करो एग का स्ट्रक्चर, आपको इसके लिए एग और स्पर्म का स्ट्रक्चर सही से पता होना चाहिए। ठीक है, एग के स्ट्रक्चर में क्या था? एग के स्ट्रक्चर में सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग जो था, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको क्या बोलते थे हम लोग? कोरोना रेडिएटा। अब ये कोरोना रेडिएटा का फंक्शन क्या था? इट वॉज यूजफुल फॉर प्रोटेक्टिंग द एग आउटसाइड, बट इनके जो सेल्स थे वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए कैसे थे? विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल, अ पॉलीसैकेराइड कॉल्ड एज हाइलुरोनिक एसिड। सही है, तो अभी स्पर्म को या स्पर्म के हेड को अगर अंदर एंटर करना है एग में, तो उस हाइलुरोनिक एसिड को डिग्रेड करना पड़ेगा, उतने से पार्ट को, पूरे को नहीं, उतने को तो डिग्रेड करना पड़ेगा। तो उसको डिग्रेड करने के लिए देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज हाइलुरोनिडेज। ठीक है, वो क्या करेगा? दैट विल डिसॉल्व द बॉन्ड बिटवीन द कोरोना रेडिएटा, बिकॉज कोरोना रेडिएटा सेल्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो किस चीज़ का प्रेजेंट है? हाइलुरोनिक एसिड का। तो ये हाइलुरोनिडेज उसको डिग्रेड करने वाला। हाइलुरोनिडेज इज एन एंजाइम व्हिच कैन ब्रेक डाउन हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, उसके साथ साथ वो सेल्स को भी डिसॉल्व करता है, वहाँ के हाइलुरोनिडेज जो है उधर के सेल्स को भी डिसॉल्व करता है, ताकि ये जो स्पर्म है अच्छी तरह से स्मूथली अंदर एंटर कर पाए। बट अब मुझे बताओ, अंदर जैसे कोरोना रेडिएटा क्रॉस करेगा तो एक नॉन सेलुलर लेयर पड़ेगा उसको, जो प्रोटीनेशियस लेयर है, जिसका नाम क्या है? जोना पेलिस्टिडा। तो वो भी तो टफ लेयर है, उसमें से स्पर्म कैसे अंदर एंटर करेगा? क्योंकि उसके आगे वाइटिलिन मेम्ब्रेन है, पेरीवाइटिलिन स्पेस है, उसको क्रॉस करके ओप्लाज्म है। तो स्पर्म को वहाँ तक पहुँचना, तो वो पहुँचेगा कैसे? उसको वहाँ तक रीच करने के लिए, पहुँचने के लिए देयर इज नेसेसिटी ऑफ सम केमिकल जो उस जोना पेलिस्टिडा को भी डिग्रेड कर पाए, उतने से ही पैच को, पूरे को नहीं। ठीक है, तो फॉर दैट देयर आर प्रेजेंस ऑफ एक्रोसिन्स और जोनालाइसिन्स।
तो ये क्या करते हैं, दे डाइजेस्ट ज़ोना पेलिसिडा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट पे एक्रोसोम ने टच किया उसी पॉइंट पे उसको डाइजेस्ट करेंगे, डिग्रेड करेंगे, ताकि जो है स्पर्म का हेड जो है वो ज़ोना पेलिसिडा को क्रॉस कर पाए, ठीक है, ताकि वो न्यूक्लियस आगे रिलीज कर पाए। देखो क्या बोला है, व्हेन द स्पर्म रीचेस ज़ोना पेलिसिडा द फर्टिलाइजेशन एंड एंटी फर्टिलाइजेशन बाइंडिंग अकर्स। ये आपका 5th पॉइंट। अब ये क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज एंटी फर्टिलाइजेशन। स्पर्म के ऊपर या स्पर्म के सरफेस पर, एग के सरफेस पे या ज़ोना पेलिसिडा के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्टन प्रोटीन। स्पर्म पे एंटी फर्टिलाइजेशन होता है और एग पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो इन दोनों का हाइब्रिड जब बनता है या ये दोनों एक दूसरे के सामने जब आते हैं और एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप नोटिस करोगे कि फाइनली देयर इज प्रोसेस ऑफ व्हाट वी कैन से, जैसे हम, आपने कभी वो फिक्सिंग गेम खेला है क्या, वो एक के ऊपर एक ब्लॉक को हम लोग ज्वाइन करते थे, कैसे प्रॉपरली फिट होता है, ओके, जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट कैसे फिट होते हैं, वैसे ही ये फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजेशन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे वो प्रॉपरली अगर कनेक्ट हुआ है तो ही आगे का प्रोसेस होगा। सो ये जो फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन है ना, या इनका बाइंडिंग है ना, ये हाईली स्पेसिफिक है। किसको हाईली स्पेसिफिक है, अलग अलग तरह के स्पीसीज में। मतलब मेल स्पर्म, ह्यूमन मेल स्पर्म अगर ह्यूमन फीमेल में एंटर करेगा तो ही फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन का क्या बोलते हैं, इनका प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होगा या कंपैटिबिलिटी होगा, अदरवाइज कंपैटिबिलिटी होगा ही नहीं। अगर ह्यूमन स्पर्म ये डॉग एग के साथ कंबाइन करना है तो यही रिएक्शन उसको ये कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन केमिकल है जो एग पे होता है वो 2 तरह के, ZP3 और ZP2 2 होते हैं, और स्पर्म्स में तो एंटी फर्टिलाइजेशन होता है। इनफैक्ट यही केमिकल ना एंटी फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच का अट्रैक्शन ही और एक चीज़ होती है जो स्पर्म्स को गाइड करता है एग की तरफ, फ्रॉम वजाइना टू द एम्प्यूला, ठीक है। तो ये बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग करने वाले प्रोसेस को ही बोलते हैं कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। देखो मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पर, दीज आर हाईली स्पेसिफिक स्पीशीज और हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं हर स्पीशीज़ के लिए, ओके। सो कंपैटिबिलिटी रिएक्शन अकर होता है, ठीक है। सो अब क्या होता है, देयर इज एक्शन ऑफ ज़ोना लाइसिन विद ज़ोना पेलिसिडा विच कॉजेज एग रिएक्शन विच फॉर्म्स स्मॉल फर्टिलाइजेशन कोन। तो बेसिकली ज़ोना लाइसिन और ज़ोना पेलिसिडा आपस में जब रिएक्ट करते हैं तब अंदर साइटोप्लाज्म में एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। ये देखो वही कोन है जो मैंने बताया था आपको पहले। तो ये कोन को स्पर्म हेड टच कर लेता है, और जैसे ही स्पर्म हेड इसको टच कर लेगा वैसे ही वेव ऑफ डीपोलराइजेशन रिलीज होता है या बनता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों गैमेट्स के, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, स्पर्म और एग के दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेल्ट हो जाते हैं, एंड दैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से अब स्पर्म हेड में से रादर न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दोनों कैन एंटर इन द ooplazm और साइटोप्लाज्म ऑफ एग। तो फाइनली सी रिटर्न स्पर्म, न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स एंटर द ooplazm। एंटर करने के बाद क्या होता है, जैसे ये स्पर्म का जो हेड था ना, जैसे इसने टच कर दिया ना वाइटिलिन मेम्ब्रेन को, वैसे ही वो वाइटिलिन मेम्ब्रेन कन्वर्ट हो गया इनटू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गया ना तो वो क्या करता है, दैट अवॉइड्स द एंट्री ऑफ एनी अदर स्पर्म्स नाउ। एक बार फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गया तो आगे स्पर्म्स एंटर करना भी चाहे दूसरे वाले तो भी एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो लिखा है देखो, एज स्पर्म हेड टचेस द वाइटिलिन मेम्ब्रेन दैट अवॉइड्स द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स, ठीक है। ये 6th पॉइंट होगा, ये 7th पॉइंट, और ये 8th पॉइंट आपका, और ये 9th पॉइंट हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो ये सारा प्रोसीजर है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। अब एंट्री हो चुकी, एंट्री हो गई है न्यूक्लियस और सेंट्रियोल जो है साइटोप्लाज्म ऑफ एग में, मतलब ये ooplazm में एंटर कर चुके। अब आगे बढ़ेंगे, अब 3rd वाले स्टेप पे देखेंगे। मैं हटता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 3rd स्टेप क्या हो रहा है अभी, एक्टिवेशन ऑफ ओवा और कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू इन ओवा। मैंने बताया था आपको। अब ये सेंट्रियोल चले गए। अब देखो मेल न्यूक्लियस एंटर तो हुआ है, बट वो फ्यूज किससे करेगा। अब सेकेंडरी oocyte, अभी तक सेकेंडरी oocyte ही है ना, इट्स स्टक इन मेटाफेज 2, उसको सेंट्रियोल से नहीं थे, तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वहां जाएंगे और वो प्रोसेस को कंप्लीट करवाएंगे। जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा, ध्यान देना,
जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा 2 न्यूक्लिया बनने चाहिए या 2 सेल्स बनने चाहिए। अब इन 2 सेल्स में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, सेम जैसे पहले वाले डिवीजन में हुआ था। तो एक बना देता है एग और बड़ा वाला साइज का साइटोप्लाज्म जिसमें ज़्यादा है, और छोटा साइटोप्लाज्म लेस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का साइज सेम होगा बट साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत कम होगा, वो बनाता है पोलर बॉडी। अब ऑलरेडी एक पोलर बॉडी प्रेजेंट थी पेरीवाइटिलिन स्पेस में, ये दूसरी पोलर बॉडी में ना, इसलिए इसको बोलते हैं पोलर बॉडी 2। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। देखो क्या लिखा है, मियोसिस 2 ऑफ ओवा इज कंप्लीटेड रिलीजिंग पोलर बॉडी 2 विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। फिर जर्मिनल वेसिकल, मतलब ही वो वेसिकल, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर मियोसिस 2 में, मेटाफेज 2 में न्यूक्लियस अटका हुआ था या ओप्लाज्म अटका हुआ था या एग अटका हुआ था, वो ऑर्गेनाइजेज इनटू फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब वो जो जर्मिनल वेसिकल था वो अभी फीमेल प्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस छोटा होता है बट प्रोन्यूक्लियस स्वेल हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वैसे ही मेल प्रोन्यूक्लियस भी बनता है, ठीक है, ओके, वो तो अलग पार्ट है, बट ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस जैसे बनेगा, वी कैन से दैट द ट्रू ओवम और ट्रू एग इज फॉर्म्ड, ठीक है। फाइनली फ्यूजन की बात करते हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लिया ऑफ स्पर्म एंड एग। सो कवरिंग्स ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लिया दे डिजेनरेट। सबसे पहले तो कवरिंग डिग्रेड हो जाता है ताकि दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स आपस में पैर कर पाए, सी क्रोमोसोमल पेयरिंग कैन टेक प्लेस। उसके पहले दोनों प्रोन्यूक्लिया के बीच में वो स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल जनरेट होता है ताकि दोनों आपस में कंबाइन हो पाए, ओके। सो देयरफॉर मेल एंड फीमेल का जो प्रोन्यूक्लिया वो कंबाइन हो गया, जिस वजह से सिन कैरियन बना। क्या बना? सिन कैरियन। सिन कैरियन मतलब क्या होता है? अ स्ट्रक्चर फॉर्म बाय सिनगैमी और कैरियोगैमी, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म बाय सिनगैमी और कैरियोगैमी। फाइनली बड़ा सा न्यूक्लियस बनता है जो डिप्लॉयड होता है, और ओप्लाज्म भी है ऊपर से, जोना पेलिसोडा भी ऊपर से, और बाकी का कोरोना रेडिएटा भी है ऊपर से। धीरे धीरे कोरोना रेडिएटा निकल जाता है, जोना पेलिसोडा स्टेज, ओके। सो फाइनली जाइगोट इज फॉर्म्ड and the proximal centriole now becomes available for the further embryonic development, because ओप्लाज्म में ही या एग में ही होना है आगे का डेवलपमेंट, तो उसके लिए अपने को सेंट्रियोल तो चाहिए ना डिवीजन के लिए, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए, तो उसी के लिए वो क्लीवेज के लिए ही रेडी हो जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ओके, एंड देयरफॉर एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। तो फाइनली प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओवर। अब ये रेडी है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, वही होगा। तो इस फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो मैंने आपके टेक्स्ट बुक से वैसे का वैसे इसको उठाया है, रादर मैं बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ही ले लिया है आप लोगों के लिए ताकि आप एग्जैक्टली रिलेट कर पाओ क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं पर्पसली कुछ कुछ चीज़ें से करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को कनेक्शन फील हो आपके टेक्स्ट बुक के साथ भी। तो इंपॉर्टेंस या फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ oogenesis एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर ओवम। मतलब एग बनाने का काम हो रहा है। सबसे पहली चीज़ एग बन रहा है। एग जो पहले सेकेंडरी oocyte था वो फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये सबसे पहली चीज़ हो रही है। सेकेंड चीज़ क्या हो रहा है? द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड इन द जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी। सॉरी, जो क्रोमोसोम नंबर जो डिप्लॉयड है नेचर में, अभी जो हो चुका है ना, जाइगोट में डिप्लॉयड बन गया। वैसे तो अगर गैमेट्स की बात करें तो दोनों हैप्लॉयड है, बट वो हैप्लॉयड कंबाइन करके डिप्लॉयड नंबर बना देते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सिनगैमी जो है वो कंप्लीट होने के बाद डिप्लॉयड नंबर फिर से रिस्टोर हो रहा है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन बींग में आगे चाहिए हमको, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ मैं। तो ये दूसरा हो गया ताकि ह्यूमन से ह्यूमन ही बने। थर्ड, the ovum lacks the centrioles which are necessary for the further divisions or embryonic development, and that is received, or those centrioles are received during fertilization. So fertilization involves fusion of male and female gametes or male and female pronuclei which are coming from two different parents. दो different parents हैं तो दोनों के अलग अलग characters भी हैं, वो भी आएंगे, वो mix हो जाएंगे and they will result in variations which further helps in evolution, ठीक है। फाइनली द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग कैन बी डिटरमाइंड, मतलब ही मेल है या फीमेल है डिटरमाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन विच क्रोमोसोम्स आर कंबाइनिंग। XX कंबाइन कर रहे हैं तो फीमेल, XY कंबाइन कर रहे हैं तो मेल, राइट, अंडरस्टूड। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप ये वाला डायग्राम बहुत आसानी से रिलेट कर पाओगे, ये वाला सेम चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन की। अब आप देखो ये जो स्पर्म है ये अंदर एंटर हुआ है, स्पर्म के साथ सेंट्रियोल्स में एंटर हुआ है, बट स्पर्म का न्यूक्लियस भी छोटा है
और सेंट्रियोल्स भी बहुत छोटे हैं, वो सेंट्रियोल्स यहाँ पर आके डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मेल का जो न्यूक्लियस था जो छोटा था वो बड़ा हो गया साइज में, देखो कितना बड़ा हो गया, प्रोन्यूक्लियर मेल प्रोन्यूक्लियर बन गया और ये फीमेल प्रोन्यूक्लियर बन गया, और ये पोलर बॉडी यहाँ पर रिलीज हो गया फिर से। तो ये दोनों प्रोन्यूक्लियर पास में आ रहे हैं, देखो पास में आ रहे हैं, माइटोटिक स्पिंडल के बीच में, दोनों फ्यूज हो गए जायगोट बन गया, सेम थिंग, ठीक है। सो फाइनली दिस फिनिशेस अवर टॉपिक ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो बहुत दिनों से अडू था। ये मैंने 1 सितंबर को बना कर रखा है इसका पीपीटी, आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, सॉरी फॉर दैट। एंड फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे, उसके बाद ये वाले पार्ट्स देखेंगे, पार्चुरेशन वगैरह, प्रेगनेंसी, प्लासेंटा पार्चुरेशन, एंड फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मोस्ट प्रॉब्ली 3 और लेक्चर्स लग जाएंगे, उसमें ख़त्म कर देंगे, मतलब 14-15 लेक्चर तक ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, डिटेल में जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओ, बिकॉज 1 शॉर्ट वीडियोस तो बाद में बनाऊंगा ही, बट उस टाइम पे कैसे घाई रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, टाइम कम रहेगा। तो अभी से अब अगर आप अटेंड करते हो ये तो बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको, अच्छे से होगा आपका काम, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। कुछ भी डिफिकल्टीज डाउट्स रहे तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ऑल comment, okay? Thank you guys.